ये लड़का एक गेमर स्लेव था। उसे सचमुच सभी बुलियों के लिए गेम खेलना पड़ता था, वरना वे उसके दांत तोड़ देते। लेकिन यही चीज़ उसे स्कूल की उस लड़की के करीब भी ले आई जिसके सबसे बड़े तरबूज थे। और मैं अभी से चेतावनी दे दूं, आगे चलकर काफ़ी मसालेदार चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ तक कि वो एक दिन उसके साथ सोने वाला भी है। यानी उन सब में सबसे हॉट लड़की उसी लूज़र के बिस्तर में उसके साथ होगी। हालांकि तब तक उसका शरीर भी काफ़ी मजबूत और शानदार हो चुका होगा। ये सब उन गेम्स की बदौलत था जिनका उसे बुरी तरह जुनून था। जब भी उसे मौका मिलता वो गेम खेलने बैठ जाता था और कई गेम्स में मैक्स लेवल तक पहुंच चुका था। अब इस लड़के में एक ऐसी क्षमता जाग चुकी थी जिससे वो पहले खेले गए किसी भी गेम की कोई भी स्किल कॉपी कर सकता था। इसी शक्ति के साथ वो बुलियों के एक लूजर, बेकार और प्रतिभाहीन पालतू से बदलकर ऐसा लड़का बनने वाला था जो अपनी मुट्ठियों से किसी को भी धूल चटा सकता था। बेहद आकर्षक था और अब स्कूल की हर लड़की उसे चाहती थी। वे सभी उसके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। आखिर वो किसके साथ होगा, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम बड़े बालों वाली ब्रूनेट को चुनोगे या छोटे बालों वाली ब्रूनेट को, या शायद सफ़ेद बालों वाली लड़की को? और भी कई विकल्प निश्चित रूप से आने वाले हैं, इस बात पर भरोसा रखो। वापस क्लासरूम में गेम्स की वजह से ही वो उस हॉट लड़की के करीब आया था। हालांकि उस दिन एक दूसरी लड़की ने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब उसने विदा लेते हुए मुख्य किरदार को उसके नाम डार्विन से पुकारा तो वो वहीं जम गया। सिस्टम एरर। स्कूल की सबसे हॉट लड़की उसका नाम जानती थी, लेकिन अचानक गेम ने फिर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिस कैरेक्टर की वो देखभाल कर रहा था वो उसके बात करते समय मर गया था, और सजा के तौर पर किंग ऑफ जस्टिस की तलवार भी ड्रॉप हो गई। डार्विन को पता था कि स्कूल का साइको चुलवू इस बात पर बुरी तरह भड़कने वाला है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज किसी की जमकर धुनाई होने वाली थी ताकि उस तलवार की कीमत चुकाई जा सके। डैन ने बस इतना कहा कि वो अपनी कलेक्टिबल तलवार उसे दे देगा, इसलिए उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन चुलवू ने साफ कह दिया कि इससे उसका अपराध खत्म नहीं होता, और उसने फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया, जैसे बारबेक्यू से पहले मांस को नरम किया जाता है। आखिरकार उसे जमीन पर पड़ा छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। तभी उस बदमाश ने बताया कि उसने एक नया आरपीजी खेलना शुरू किया है, और इस लूजर ड्वैन के पास फायर किंग की ब्रॉडस्वर्ड हासिल करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता था। जाहिर है ये लगभग असंभव काम था, लेकिन इस लूजर गेमर को और ज़्यादा मजबूर करने के लिए उसने कहा कि उसने क्लास में ड्वैन को एरोंजू को देखकर शर्माते हुए देखा था। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर तलवार लेकर नहीं आया तो वो उसे निर्वस्त्र करके हॉट लड़की के सामने पीटेगा। तभी चोलू के दोस्तों ने उसे बुला लिया और एमसी अकेला रह गया। सच कहें तो उसे गेम्स से नफरत थी, या यूं कहें कि उसे गेम खेलना पसंद था, लेकिन जब कोई उसे ज़बरदस्ती खेलने पर मजबूर करता था तब उसे उससे नफरत हो जाती थी। उसकी माँ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी, इसलिए उसने इस समय का इस्तेमाल तलवार हासिल करने की कोशिश में करने का फैसला किया। चोलू की मांग के मुताबिक उसका इन गेम कैरेक्टर लेवल 100 का था, इसलिए वो काफ़ी मजबूत था। समस्या ये थी कि दुश्मन भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। इसी वजह से फायर किंग की तलवार हासिल करना और भी मुश्किल हो गया था। 18 घंटे बाद उसने फायर किंग को हरा दिया। अब उसे सिर्फ तलवार के ड्रॉप होने का इंतजार था। 37 घंटे बाद तो उसे सिर्फ एक फायर स्वॉर्ड मिली, किंग की तलवार नहीं। 64 घंटे बाद तो वो उस हथियार के चेस्ट ड्रॉप की तलाश में अपनी सारी बचत तक खर्च कर चुका था। पूरा काम लगातार मुश्किल होता जा रहा था और वो हद से ज़्यादा थक चुका था। 144 घंटे बाद उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था। अगर उसे तलवार नहीं मिली तो एरॉन के सामने उसे निर्वस्त्र करके पीटा जाने वाला था। तभी जब वो लगभग हार मानने ही वाला था, एक नाइट उसकी मदद करने के लिए सामने आया। वो एक दूसरा खिलाड़ी था जिसका लेवल 200 था और जो ड्वैन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। उस खिलाड़ी ने पूछा कि क्या वे टीम बना ले, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था। सिर्फ एक दिन बचा था और उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसलिए वो घुटनों के बल बैठ गया और मदद की भीख मांगने लगा। कुछ घंटों बाद आखिरकार उसे फायर किंग की तलवार मिल गई। उसे फायर गॉड की तलवार भी मिल गई। अब उसके पास 2 तलवारें थीं, क्योंकि फायर गॉड की तलवार गॉड टीयर थी। उसने सोचा कि शायद इसे किसी तरह बेच दे, लेकिन फिर उसने उस लालच को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने मदद के तौर पर फायर गॉड की तलवार उस नाइट को दे दी। आखिरकार अब वो कुछ घंटों के लिए आराम कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की वो अचानक गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि वो 7 दिनों से सोया नहीं था। उसने मुश्किल से कुछ खाया था और ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन ले लिया था। नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर जवाब दे गया और उसकी मौत हो गई। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। सिस्टम उसके जीवन के पैटर्न का एनालिसिस करने लगा। एनालिसिस पूरा होने के बाद ड्वैन को बिना किसी शक्ति वाला नॉर्मल क्लास खिलाड़ी घोषित कर दिया गया। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो एक सर्च इवेंट शुरू करना चाहता है, और मुख्य किरदार ने अनजाने में इसे स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने इसे मंजूरी मान ली और एमसी को वापस उसकी क्लासरूम में भेज दिया।
वो ठीक उसी पल में लौट आया था जब सब कुछ गलत होने से ठीक पहले की स्थिति थी। गुवेन पूरी तरह उलझन में था। क्या अभी जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना था? लेकिन अगर वो सपना था तो उसके सामने ये इन्फो विंडो क्यों दिखाई दे रही थी? क्या वो किसी गेम के अंदर था? एक विंडो में लिखा था कि सिस्टम उसके द्वारा खेले गए गेम्स के आधार पर उसका एनालिसिस करेगा। इसका मतलब ये था कि जिन गेम्स को उसने पूरी तरह पूरा किया था, उनसे वो क्षमताएं हासिल कर सकता था। इसी दौरान जब सिस्टम उसके अनुभव की गणना कर रहा था, चोलवुमिन फिर से उसके पीछे छुपकर आ पहुंचा। वही दृश्य फिर से शुरू हो गया था। लेकिन इस बार ड्वैन ने चोलवू को नफरत भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसी की वजह से पिछली जिंदगी में उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। ड्वैन की वो नजर देखते ही चोलवू भड़क गया। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे पीटना शुरू कर दिया। ड्वैन को एहसास हो गया कि यह सपना नहीं था, दर्द असली था। एक के बाद एक जोरदार वार उस पर पड़ रहे थे। चोलवू तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक उसका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता, और कोई नहीं जानता था कि वो कब शांत होगा। तभी एरॉन अपना फोन क्लासरूम में भूल जाने की वजह से वापस आई, लेकिन वो सबसे खराब समय पर अंदर पहुंची। अब वो ड्वैन को बुरी तरह पिटते हुए देखने वाली थी। ड्वैन के लिए सबसे अपमानजनक बात यही थी कि जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसी के सामने उसकी बेरहमी से पिटाई हो रही थी। एरॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चोलवू ने उसके बाल पकड़ लिए। ड्वैन बस घूरता रह गया। वो आखिर करता भी क्या? पलटकर लड़ता, वहां से हटता, किसी शिक्षक को बुलाता, मदद मांगता। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बुरी तरह डर गया था। जैसे ही चोलवू एक बार फिर से वार करने के लिए तैयार हुआ, मुख्य किरदार ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पलटकर मुक्का चलाया, लेकिन चोलवू ने उसे रोक लिया। क्या यही उसका अंत था? तभी सिस्टम ने उसके अनुभव की गणना पूरी कर ली। उसका विश्लेषण करने के बाद सिस्टम ने उसकी क्लास को लेजेंडरी क्लास में अपग्रेड कर दिया और एक नई स्किल अनलॉक हुई, डेवास्टेटिंग ब्लोज। डार्विन को खुद पता भी नहीं चला और उसने अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर की एक स्किल का इस्तेमाल कर दिया। तभी एडमिनिस्ट्रेटर का संदेश आया कि उसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये फायर गॉड की तलवार के बदले दिया गया एक उपहार था। एमसी समझ गया कि एडमिनिस्ट्रेटर वही नाइट था। अपने दुश्मन को हराने के बाद उसे 200 एक्सपी पॉइंट्स मिले, जिससे उसकी मौजूदा एक्सपी बार पूरी भर गई। बार पूरी होते ही उसकी क्लास को फाइनल क्लास में प्रमोट कर दिया गया। अब उसकी सारी स्किल्स अनलॉक होने वाली थी, और हर स्किल उस गेम से आने वाली थी जिसे उसने कभी खेलकर पूरा किया था। गेम में उसने अब तक जो भी खेल खेले थे, उन सभी को देखने के बाद एरन ने डोविन से पूछा कि उसने इस तरह लड़ना आखिर कहाँ से सीखा। लेकिन उन सवालों के लिए अभी वक्त नहीं था। इस समय उसे सबसे पहले नर्स की ज़रूरत थी। डोविन खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या कर डाला था। उसने सचमुच उस गेम की लड़ने की तकनीकों का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में लिखी अपनी फैंटेसी कहानी में किया करता था। बस इस बार सब कुछ कहीं ज़्यादा वास्तविक था। उसके स्टैट्स अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे, मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अचानक एक संदेश सामने आया कि उसे दी गई सारी शक्तियां अब लॉक कर दी जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप उसके स्टैट्स और स्किल्स कम होकर सील कर दिए गए। दोबारा जांच करने पर उसके शारीरिक और मानसिक दोनों स्टैट्स शून्य पर पहुंच चुके थे। शायद अगर उसने शिया वू मिन को हराया ही ना होता तो ये शक्तियां सक्रिय नहीं होती। लेकिन जो भी हो, शिया वू वू को हराने के बाद उसे एक सुनहरी चाबी जरूर मिली थी। इस बार वो चाबी किसी सिस्टम विंडो में नहीं, बल्कि एक असली वस्तु के रूप में उसके हाथ में थी। इन्फर्मरी से बाहर निकलने के बाद डोविन ने गौर किया कि चाबी को घुमाने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी चीज का ताला खोल सकती हो। फिलहाल उसने उसे इस्तेमाल न करने का फैसला किया। सबसे पहले उसे ये पता लगाना था कि आखिर इस सिस्टम का असली एडमिन कौन है। तभी एक और संदेश सामने आया। उसमें लिखा था कि आज रात उसे कहीं आमंत्रित किया गया है। उसे ये क्वेस्ट स्वीकार करनी थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि ये निमंत्रण खतरनाक है। तभी बाथरूम से बाहर निकल रहा एक लड़का डोविन से टकरा गया। उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाक से खून उस दूसरे लड़के की निकल रही थी। शायद टक्कर की वजह से ऐसा हुआ था। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। जब डोविन बाथरूम के अंदर गया तो जैम मिन शिन नाम के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। उसने बताया कि उसने डोविन को चूल मिन की पिटाई करते हुए देखा था। क्या वो बदला लेने आया था? नहीं, इसके बजाय उसने डोविन को कुछ लड़कियों के साथ कराओके खेलने चलने का न्योता दिया। ये प्रस्ताव बिल्कुल उसी क्वेस्ट से मेल खाता था जो सिस्टम ने उसे दिया था। अगर वो इसे पूरा कर लेता तो उसे इनाम मिलने वाला था। ये इनाम उसे और ताकतवर बनने में मदद कर सकता था, लेकिन फिर भी डोविन हिचकिचा रहा था। आखिर वो सिस्टम की चेतावनी को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि ये निमंत्रण खतरनाक है। जैमिन उसकी हिचक समझ गया और बोला कि शायद अगली बार सही। लेकिन डोविन के मना करते ही क्वेस्ट ने उसे दंड दे दिया। अचानक उसकी कमर के नीचे एक भयानक दर्द उठा और वो दोहरा हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि उसके लिए खड़ा रहना तक मुश्किल था।
ये पीड़ा पूरे 1 घंटे तक रहने वाली थी, और अगर वो आगे ऐसी सज़ा से बचना चाहता था तो उसे क्वेस्ट स्वीकार करनी ही पड़ती। उसी रात जैमिन शिन की मुलाकात डा और एझाई से हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी जैमिन द्वारा बुलाई गई लड़कियां वहां पहुंच गईं। उनमें सबसे ज्यादा ध्यान एक छोटे बालों वाली लड़की ने खींचा, और डैन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कराओ के रूम में पहुंचने के बाद जैमिन शिन ने डोविन के लिए शराब डालने की कोशिश की। फिलहाल माहौल काफी अच्छा लग रहा था और बिल की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि जैमी पहले ही उसका इंतजाम कर चुका था। तभी कमरे में कोई और दाखिल हुआ। वो वही जैन यू था जिससे डोविन पहले टकराया था। जैन यू ने पूछा कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो डोविन ने जवाब दिया कि उनकी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। जैसे ही जैन यू शिन किसी को ड्रिंक देने वाला था, वो पे जैन की पैंट पर गिर गया। तभी डोविन को समझ आया कि जैन के साथ सिर्फ एक खिलौने की तरह व्यवहार किया जा रहा था। तभी लड़कियों में से एक ने जैन युआन शिन से गाना गाने को कहा। उसने एक बैलेट चुना और जैन को अपना डांसर बना दिया। साफ था कि उसका मकसद जैन को सबके सामने बेइज्जत करना था। लेकिन ये सब शुरू होने से पहले डोविन बाथरूम चला गया। पेशाब करते हुए वो सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। शायद वो कुछ देर इंतजार कर सकता था, क्योंकि कराओके वाली मिशन तो वो पहले ही पूरी कर चुका था। यहाँ तक कि उसके मन में वहां से भाग जाने का ख्याल भी आया। लेकिन तभी उसे जैन याद आया। वो उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था। आखिर दोनों एक जैसे थे। कमज़ोर होने की वजह से दोनों को दूसरों की बदमाशी और अपमान सहना पड़ता था। इसलिए वापस लौटते ही उसने जैमिन शिन से जैन की पैंट के बारे में पूछा। जैमिन ने बताया कि पैंट गीली हो गई थी, इसलिए उसने उन्हें पूरी तरह धोने के लिए भेज दिया है। डोविन का लहजा तुरंत गंभीर हो गया और उसने उससे पैंट वापस करने को कहा। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक विशालकाय आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके शरीर पर खून के धब्बे थे। पता चला कि वो जैमिन शिन का बोस था। वो किसी भी हालत में हाई स्कूल का छात्र नहीं दिख रहा था। अपनी जान को खतरे में देखकर डोविन ने जल्दी से कहा कि वो सिर्फ माइक्रोफोन लेने आया था ताकि गाना गा सके। लेकिन तभी सिस्टम ने एक नई मिशन जारी कर दी। माइक्रोफोन से जैमिन शिन के सिर पर वार करो। उसके पास सिर्फ 30 मिनट थे। अगर वो असफल रहा तो उसे पहले जैसी ही भयानक दर्दनाक सज़ा मिलने वाली थी। मिशन की सज़ा का असर शुरू होने ही वाला था कि मैनशुन का नाम मैनशुन बताया गया। वो जैन को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उत्सुक होकर उसने डैन से पूछा कि क्या वही था जिसने चॉल वू को पीटा था। डोविन चुप रहा। काश वो अपनी विनाशकारी हिट स्किल अनलॉक कर पाता तो ये सब बहुत आसान हो जाता, लेकिन उसके पास अभी भी चाबी नहीं थी। अब केवल 15 मिनट बचे थे। जैमिन ने उससे पूछा कि वो अपनी असली ताकत क्यों छुपा रहा है। डोविन को इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैमिन के पास उसे यहाँ बुलाने की एक खास वजह थी। वो चाहता था कि डोविन उसके गैंग में शामिल हो जाए। अगर वो ऐसा करता तो उसे अपनी पसंद की लगभग हर चीज़ मिल सकती थी। डैन ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन जैमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या वो जिंदगी भर सिर्फ एक गेमिंग नर्ड बनकर रहना चाहता है। जैमी के मुताबिक उसके गैंग में शामिल होना डोविन की पूरी जिंदगी बदल सकता था। फिर भी उसने कहा कि उसे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद जब उसे जीहॉन के साथ अकेले रहने का मौका मिला तो जीहॉन ने वो चाबी उसे वापस कर दी जो डैन ने स्कूल के गलियारे में गिरा दी थी। इसके बाद उसने गंभीर चेतावनी दी। उसे जैमी के साथ किसी भी तरह के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। वो जानता था कि डोविन कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अब उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे थे। डोविन ने आखिरकार अपना मन बना लिया। वो बाहर निकला और एक स्टोरेज रूम में चला गया, जहां वो आने वाले दर्द को सहने के लिए तैयार हो गया। उसने तय कर लिया था कि वो जैमिन के सिर पर वार नहीं करेगा, क्योंकि गैंग में शामिल होना सचमुच उसकी जिंदगी बदल सकता था। यातना शुरू होने में अब केवल 9 सेकंड बचे थे। इसी बीच मैनशुन जब गाना गाने की कोशिश करने लगा तो उसे पता चला कि माइक्रोफोन गायब है। तभी जैमिन बाथरूम से बाहर आया और डोविन ने माइक्रोफोन उठाकर सीधे जैमिन के सिर पर दे मारा। जैमिन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और मिशन तुरंत पूरी हो गई। डोविन ने सोचा कि अब उसे जैमिन की लाश छुपानी होगी, लेकिन वहां से जाने से पहले उसे जीहान को बचाना था। इसलिए उसने जैमी का फोन उठाया और मैनशुन को एक संदेश भेज दिया। मैनशुन को जो संदेश मिला वो इतना बदतमीजी भरा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद जैमिन ने भेजा हो। डोविन का मकसद बस इतना था कि वो मैनशुन को कमरे से दूर ले जाए, लेकिन अचानक वही आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी सिस्टम ने एक और चौंकाने वाली मिशन जारी कर दी, मैनशुन को हराओ। मैनशुन ने डोविन को जोरदार लात मारी, फिर उसकी शर्ट पकड़ी और उसके चेहरे पर घूंसा दे मारा। उसने डोविन को कायर कहा और आरोप लगाया कि उसने जैमी की पीठ में छुरा भोंक दिया था, लेकिन असली कायर तो मैनशुन ही था। उसने डोविन को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और जब वो कुछ डिब्बों से जा टकराया तभी उसकी नज़र उस सुनहरी चाबी पर पड़ी। डोविन सोचने लगा कि आखिर इस चाबी का इस्तेमाल कहाँ करना है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली। उसमें लिखा था कि ये चाबी उसकी किसी एक स्किल को अनलॉक कर सकती है। डोविन ने तुरंत चाबी से स्किल लॉक खोल दिया, फिर उस स्किल को अनलॉक करते हुए मैनशुन से कहा कि अब सामने आकर लड़।
मैंशन पूरी ताकत से डोविन की ओर दौड़ा और वो लड़का भी सीधे उसकी ओर छलांग लगा बैठा। जिस कार्ड को अनलॉक किया था उसका नाम था फैल्कन डिसेंट। इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए 120 मना की ज़रूरत थी, लेकिन डैन के पास पर्याप्त मना नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसकी नई ताकत काम करने के बजाय वो फिर से चेहरे पर मार खाता रहा। गुस्से में उसने सिस्टम को गाली दी। कोसते हुए डॉविन समझ गया कि उसके पास अभी भी इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मना नहीं था। तभी जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, उसे याद आया कि जेमियन के सिर पर माइक्रोफोन से वार करने वाली मिशन पूरी करने पर उसे कॉपर की मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके पास नहीं थी। इसका मतलब था कि वो चाबी बाथरूम के सामने कहीं पड़ी थी, मगर मैंशन उसे वहां से भागने देने वाला नहीं था। डॉविन ये भी भूल गया था कि जेमियन अभी वहीं मौजूद था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए डारिन ने दरवाजे को धक्का देकर जबरन बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंशन ने उसे उठाकर सीधे लिफ्ट में दे मारा। उसने डॉविन का सिर बुरी तरह दबोच लिया। बचने के लिए बेताब डॉविन ने झूठ बोल दिया कि लिफ्ट के दरवाजे के पीछे उसने अपने सारे लोगों को बुला रखा है। ये चाल कुछ पल के लिए काम कर गई और मैंशन भी धोखा खा गया, लेकिन लिफ्ट के अंदर वास्तव में कोई नहीं था और डार्विन तब तक वहां से भाग चुका था। वो घबराकर चाबी ढूंढने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन बेवकूफों की तरह ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंशन ठीक उसके पीछे था और अब उसे बुरी तरह पीटने ही वाला था। तभी आखिरी क्षण में डॉविन की नज़र कॉपर की पर पड़ गई। चाबी की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने तुरंत अपनी स्टैट्स विंडो खोली और अपनी मना ग्रोथ को अनलॉक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने मना पॉइंट्स बढ़ाने शुरू किए, वो मोटा आदमी डॉविन के बेहद करीब पहुंच गया। अचानक उसके एमपी में 100 की बढ़ोतरी हुई और उसी पल डॉविन ने उसके हमले को चकमा दे दिया। उसने गति हासिल करने के लिए मैंशन के कंधे पर पैर रखा और फिर पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगाई। अगले ही पल वो आसमान से गिरते हुए एक जोरदार किक लेकर नीचे आया, जिसे आमतौर पर फाल्कन किक कहा जाता था। उसके वार से एक जबरदस्त शॉकवेव निकली और मैंशन वहीं धाराशायी हो गया। मिशन पूरी हो चुकी थी। इनाम में डॉविन को एक सिल्वर की मिली और उसे लगा कि आखिरकार उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन तभी जेमियन होश में आ गया। उसने डॉविन से जवाब मांगना शुरू कर दिया। डॉविन कुछ समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैंशन का भाई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जेमियन पहले ही डैन को बता चुका था कि मैंशन का भाई यहीं काम करता है। शोर सुनकर दूसरे कमरों में मौजूद लोग भी बाहर निकल आए। वे जेन और मैंशन के दोस्त थे। अलग अलग स्कूलों के बदमाश यहां इकट्ठा होकर समय बिताया करते थे। डॉविन के पास अब एक भी मना नहीं बचा था, इसलिए उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ जेन वहां से निकलने वाला था, क्योंकि उसे पता चला था कि मैंशन जेमियन के साथ कोई निजी हिसाब किताब निपटा रहा है। लेकिन वो ये भी जानता था कि डॉबिन ने उसे वहां से निकलने में मदद की थी। तभी छोटे बालों वाली लड़की सियोन ने कहा कि वो पहले बाथरूम जा रही है। अब वापस डॉबिन की तरफ। वो अभी पिट पिट कर अधमरा होने ही वाला था कि तभी कराओके स्टाफ के कर्मचारी ने उन्हें चेतावनी दी कि पुलिस आने वाली है। उसने सबको पीछे के दरवाजे से भागने को कहा। फिलहाल डॉबिन बच गया था, लेकिन जेमियन इस घटना को कभी नहीं भूलने वाला था। किसी तरह उस मुसीबत से निकलने के बाद डॉविन का शरीर आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया और वो गलियारे में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सियोन ठीक उसके सामने खड़ी थी। डॉविन कुछ बोलने की कोशिश करता, उससे पहले ही उसने उसका मुंह ढक दिया। वे महिलाओं के बाथरूम में थे और बाहर पुलिस मौजूद थी, इसलिए उसने उसे वहीं छिपा दिया था। उसी ने पुलिस को नाबालिगों को शराब बेचे जाने की सूचना दी थी। उसने डॉविन की मदद इसलिए की थी क्योंकि उसने उसे वहां देखा था। उसने अपनी आंखों से डॉविन को मैंशन को हराते हुए देखा था, इसलिए शायद वो पूरी तरह निकम्मा नहीं था। कम से कम डॉविन ने तो यही सोचा। उसे लगा कि शायद सियोन उसके प्यार में पड़ गई है। उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए सियोन ने कहा कि डॉविन को उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी और वो अपनी इच्छा जल्द ही बताएगी। अगले दिन डॉविन की आंख खुली तो उसे अपनी माँ का फोन आया। उसने 3 दिनों तक फोन ना करने के लिए उसे जमकर डांटा, लेकिन अब जबकि उसे पता चल गया था कि डॉविन जिंदा और ठीक है, तो उसे वापस अपने काम पर जाना था। डॉविन ये जानकर हैरान रह गया कि वो पूरे 3 दिनों से बेहोश पड़ा था। उसे इतनी जोरदार भूख लगी थी कि उसने तुरंत फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने एक ही दिन में 3 बदमाशों से लड़ाई की थी। लेकिन अब जबकि उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह ठीक हो चुके थे, उसने गेम में लॉगिन करके उस नाइट को खोजने का फैसला किया जिसने उसे ये सिस्टम दिया था। लेकिन जब उसने उस खिलाड़ी की आईडी खोजी तो सिस्टम ने दिखाया कि ऐसा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, मानो उसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया हो। शायद अब उसे इस सिस्टम की सच्चाई खुद से समझनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले सिस्टम के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी थीं। पहली, सिस्टम डॉविन को एक गेम कैरेक्टर की तरह मानता था, इसलिए वो अपना लेवल, स्टैट्स और क्लास देख सकता था। साथ ही वो अर्जित की गई किसी भी स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी, सिस्टम उसके दुश्मनों को मॉन्स्टर के रूप में चिन्हित करता था
और उन्हें हराने पर उसे चाबियां मिलती थीं। मॉन्स्टरों का शिकार करने के बाद उसे कुछ आइटम भी मिल सकते थे। तीसरी, चाबियां उसे और ताकतवर बना सकती थीं। अभी मिली सिल्वर की एक पैसिव स्किल को अनलॉक कर सकती थी। चाबियों की भी अलग अलग रैंक थीं। ब्रॉन्ज और कॉपर की उसके स्टैट्स बढ़ाती थीं। सिल्वर की एक पैसिव स्किल को अनलॉक करती थी, जबकि गोल्ड की एक एक्टिव स्किल को अनलॉक करती थी। उसकी पहली स्किल डिस्ट्रक्टिव हिट्स उसके मूल्यांकन के दौरान सील कर दी गई थी, इसलिए अब वो एक चाबी हासिल करके उसे दोबारा अनलॉक कर सकता था। लेकिन सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा मिशन में असफल होने पर मिलने वाली सजा थी। अब जबकि उसने जेमियन और उसके पूरे गैंग को अपना दुश्मन बना लिया था, उसे जल्द ही कोई योजना बनानी होगी। मगर वो सब बाद में सोचा जा सकता था। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अपना चिकन खाना। लेकिन दरवाज़ा खोलने से ठीक पहले सिस्टम का एक संदेश सामने आ गया और उसे एक नई मिशन दे दी गई। एक लड़की उसे डेट के लिए पूछने वाली थी और डॉविन को उसका प्रस्ताव स्वीकार करना था। लेकिन दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति चिकन डिलीवरी वाला नहीं था, वो सियोन थी। डॉविन ने हैरानी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है, तो सियोन ने जवाब दिया कि अब उसके लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। यही तो उन दोनों के बीच सौदा हुआ था। फिर उसने अचानक डॉविन से अपने कपड़े उतारने को कहा। एक पल के लिए डॉविन को लगा कि शायद यही वो मिशन है जो सिस्टम ने उसे दी है। वो शर्म से लाल हो गया, लेकिन अगर यही मिशन थी तो उसके पास इसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गलत समझ बैठा था। सियोन ने उसे कपड़े उतारने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी। कपड़े दोबारा पहनने के बाद सियोन ने उसकी अलमारी देखी कि बाहर जाने लायक कुछ मिल सके, लेकिन डॉविन के पास पजामे के अलावा कुछ था ही नहीं। आखिरकार दोनों ने शॉपिंग पर जाने का फैसला किया। सियोन ने जो पहला आउटफिट चुना वो डॉविन पर बिल्कुल नहीं जचा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पहनकर देखा वो काफी बेहतर लग रहा था। तभी सिस्टम ने एक नई मिशन जारी कर दी। उसे सियोन को खाना खिलाना था, इसलिए डान उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। लेकिन दोनों के सामने बैठने के बाद पूरे 30 मिनट तक कोई एक शब्द तक नहीं बोला। चूंकि डॉविन को अभी तक उसका नाम भी नहीं पता था, उसने आखिरकार पूछ ही लिया। लड़की ने बताया कि उसका नाम केन था। डॉविन ने उसका नाम इसलिए पूछा था क्योंकि वो उसके बारे में और जानना चाहता था, और कुछ ही देर में दोनों सचमुच एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले फिल्म देखने गए, फिर कैफे, फिर कराओके रूम और आखिर में आर्केड। डॉविन ने अपनी स्किल्स दिखाकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सियोन का पूरा ध्यान सिर्फ एक एंचोवी मशीन पर था। इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो बाथरूम जा रहा है और चुपके से उसके लिए कुछ एंचोवी जीत लाया। जब उसने सियोन को उसके नाम से पुकारा तो अचानक किसी ने पीछे से उसके बाल खींच लिए। ये सिहोन था, जो इस बात से नाराज था कि डॉविन ने सियोन को उसके नाम से बुलाया था। साफ था कि वो उसे पहले से जानता था। सियोन ने सिहोन को उसके नाम से पुकारते हुए उससे बाल छोड़ने को कहा। सिहोन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और फिर पूछा कि उसके साथ ये लड़का कौन है। सियोन ने बिना झिझक जवाब दिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो दोनों डेट पर आए हैं और वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें परेशान करे। इतना कहकर वे वहां से चले गए और एंचोवी वहीं छूट गईं। कुछ देर बाद जब डार्विन गहरी सोच में डूबा हुआ था, सियोन ने बताया कि वे आखिर उस जगह पहुंच गए हैं जहां वो उसे लाना चाहती थी। सामने एक होटल था। तभी सिस्टम का एक और संदेश आया। उसे होटल के अंदर जाना था। दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे जहां होटल के कमरे थे। डैन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सियोन ने कहा कि उसे बस वहीं खड़े रहना है और कुछ नहीं करना। तभी डॉविन ने गौर किया कि पूरी मंजिल को बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि आखिर वो यहाँ आए ही क्यों थे। तो आखिर वे यहाँ थे कहाँ? पता चला कि वे एक गैंग की मीटिंग में पहुंचे थे। किसी ने सबको शांत रहने के लिए कहा। गुआनो को गैंग के सदस्यों के साथ मीटिंग शुरू होने वाली थी और सबसे पहले पिछली एक घटना का जिक्र किया गया। बताया गया कि किसी ने स्कूल और कराओके में गैंग के सदस्यों पर हमला किया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डोविन था। अब उन्हें उससे निपटना था, इसलिए पूछा गया कि आखिर कौन उसे खत्म करने के लिए तैयार है। कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति ने हाथ उठा दिया। तभी अचानक डोविन के सामने एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया। निराशा के रोमांच का आनंद लो। डोविन वहां से निकलना चाहता था, लेकिन सियोंग ने तुरंत जुरोंग को रोकते हुए कहा कि अब अगली एजेंडा पर बढ़ना चाहिए, बोरामे के नए लीडर का चुनाव। असल में सियोंग डोविन को यहाँ बोरामे का नया लीडर बनाने के लिए लाई थी। चूंकि सियोंग खुद बोरामे का हिस्सा रह चुकी थी, इसलिए उसे अगला लीडर चुनने का अधिकार था। तभी सबको एहसास हुआ कि जिस लड़के का वे फैसला करने वाले थे वही डोविन था। सियोंग ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसने डोविन के अंदर वास्तविक क्षमता देखी थी। यहाँ तक कि साइलम डोंग का लीडर युनसुंग भी इस बात से परेशान नहीं था कि उनका दुश्मन बोरामे का लीडर बने। लेकिन डोविन को गैंग का लीडर बनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो इस जिम्मेदारी से पूरी तरह दूर रहना चाहता था। मगर सियोंग ने उसे चेतावनी दी कि इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। अगर बोरामे उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ तो वे बदमाश जो उसे खोज रहे थे वे जल्द ही उसके पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो गैंग में शामिल हो जाता तो उसे ये सब अकेले नहीं झेलना पड़ता।
वैसे भी सियोंग ये सब डोविन के लिए नहीं कर रही थी। वो बस नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति बोरामे का लीडर बने। तभी वो व्यक्ति खुद सामने आ गया। बोरामे का लीडर बनने की कोशिश कर रहा वो शख्स शियोंग था, और उसका डोविन को अपनी जगह सौंपने का कोई इरादा नहीं था। गैंग के एक सदस्य ने सबको शोर बंद करने को कहा, लेकिन सायांग जांग अब भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि डोविन बोरामे का लीडर बन सकता है, यानी दोनों ही उस पद के दावेदार थे। इसलिए फैसला लड़ाई से होना तय हुआ। जो जीतेगा वही बोरामे का नया लीडर बनेगा। बदमाश अपनी अपनी सीटों से उठकर पीछे हट गए और बीच में लड़ाई के लिए जगह बना दी। वे तमाशा देखने के लिए तैयार थे कि सायांग जांग और डोविन एक दूसरे को किस तरह पीटते हैं। डोविन जानता था कि अगर वो हार गया तो उसकी मौत वहीं तय थी। इसलिए उसने शुरुआत एक जोरदार डाउनवर्ड किक से की और पूरी ताकत से सायांग जांग पर वार किया। लेकिन सायांग जांग ने ठीक समय पर उसे रोक लिया। अब डोविन का सारा मना खत्म हो चुका था और उसकी हालत बेहद खराब थी। सायांग जांग ने उसका गला पकड़ लिया और उस स्पर्श ने डोविन के अंदर दबी पुरानी यादों को जगा दिया। अब उसे साफ साफ याद आ गया कि ये आदमी आखिर कौन था। पहले साल में सायांग जांग बेहद मोटा हुआ करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि वही लड़का स्कूल में हर दिन डोविन का गला दबाता था। यहाँ तक कि जब वो खाना खा रहा था या बाथरूम इस्तेमाल कर रहा था तब भी उसे नहीं छोड़ता था। उसने स्कूल में लड़कियों के सामने भी डोविन को बुरी तरह बेइज्जत किया था। डोविन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ वजन कम करने और शरीर बनाने के बाद सायांग जांग इतना अलग दिखाई देने लगा था। उस समय उसके मन में उसके लिए सिर्फ एक भावना थी, ईर्ष्या। शायद अभी भी उसके पास जीतने का कोई मौका था, शायद नहीं, क्योंकि दोनों की ताकत के बीच ज़मीन आसमान का अंतर था। लेकिन ज़मीन पर पड़े रहने से वो बचने वाला भी नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ताकत से नहीं बल्कि एक योजना के जरिए जीतेगा। उसने लगातार ऐसे मुक्के मारने शुरू किए जो देखने में काफ़ी शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन असल में वे बेहद कमज़ोर थे, और डोविन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। 7 घंटे पहले ही उसने अपनी हासिल की हुई सिल्वर की का इस्तेमाल करके एक पैसिव स्किल अनलॉक की थी। ये एक क्रिटिकल हिट स्किल थी, लेकिन इसके सक्रिय होने की संभावना केवल 1% थी। इसका फ़ायदा ये था कि इसे इस्तेमाल करने में एक भी मना खर्च नहीं होता था। समस्या ये थी कि इसकी संभावना बेहद खराब थी। हर 100 मुक्कों में सिर्फ एक क्रिटिकल हिट। जब वो अपना 100वां मुक्का मारने तक पहुंच गया तो उसने सायांग जांग की छाती पर हल्के से मुक्का मारा और इसके सक्रिय होने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सायांग जांग को लगा कि डोविन के पास शायद कोई छिपी हुई चाल होगी, लेकिन अगर वो सच में जीतना चाहता था तो उसे कच्ची ताकत की ज़रूरत थी। इसके बाद सायांग जांग ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि डोविन लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच गया। उसके मुक्कों का सायांग जांग पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह मांसपेशियों से भरा हुआ था। डोविन ने उसे घिनौना मोटा आदमी कहकर गाली दी। लगता था कि वो सचमुच इस पुराने बदमाश को पहचान गया था, लेकिन सायांग जांग को अब भी डोविन याद नहीं था। आखिर उसके जैसे बदमाश किसी कमज़ोर इंसान को याद भी क्यों रखते। सायांग जांग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डोविन ने उसे रोकने के लिए किक मारी। सायांग जांग ने उसका पैर हवा में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर कुर्सियों के बीच फेंक दिया। सायांग जांग को लगा कि ये लड़ाई अब पूरी तरह बेकार थी। शुरुआत से ही जीत उसकी थी। वो डोविन की आंखों में देख सकता था कि उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, और सच भी यही था। डोविन खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। शायद उसने उस क्रिटिकल हिट पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया था, जबकि उसके सक्रिय होने की संभावना केवल 1% थी। लेकिन अगर वो यहाँ हार गया तो ये बदमाश उसे जिंदा नहीं छोड़ते। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात थी, किसी तरह यहाँ से बच निकलना। तभी वो आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके पैर उसकी जैकेट में उलझ गए और वो अजीब तरीके से लड़खड़ा गया। उसी दौरान उसका हाथ सैहुन की छाती से जा टकराया और आखिरकार वही हुआ जिसका डोविन को इंतजार था। क्रिटिकल हिट सक्रिय हो गई। ये वही वार था जिसकी उसे ज़रूरत थी। सायांग जांग इतनी जोर से पीछे उछला कि जाकर लिफ्ट के दरवाजों से टकराया और वहीं हार कर गिर पड़ा। कुछ लोगों को लगा कि डोविन ने शायद पाम ऑफ द बुद्धा जैसी कोई तकनीक इस्तेमाल की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने सचमुच अपनी क्रिटिकल हिट को सही समय पर सक्रिय कर दिया था। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। सायांग जांग अब भी होश में था और अब वो सच में डोविन को मार डालना चाहता था। लेकिन इस बार डोविन डर से कांप नहीं रहा था, उल्टा उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह भर गया था। शायद अब उसके जीतने की संभावना वास्तव में मौजूद थी। उसने कहा कि अब वो सायांग जांग की छाती पर फिर से वार करेगा। सायांग जांग ने तुरंत अपनी छाती की रक्षा करने के लिए हाथ आगे कर लिए और उस वार को रोकने की तैयारी की। लेकिन ये सिर्फ डोविन का छलावा था। उसका असली निशाना था नाक। चाहे इंसान अपने शरीर को कितना भी प्रशिक्षित कर ले, नाक को मांसपेशियों की तरह मजबूत नहीं बनाया जा सकता। डोविन का वार लगते ही साहन की नाक से खून बहने लगा। डोविन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने उसकी नाक को लगातार खींचना शुरू कर दिया और कहा कि वो तभी छोड़ेगा जब साहन हार मान लेगा। आखिरकार साहन ने हार स्वीकार कर ली। इस बार जीत डोविन की थी। तभी अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ लोगों को लगा कि ये कोई स्पेशल इफेक्ट है, लेकिन वो असली आग थी। कमरे में मौजूद हर कोई बाहर की ओर भागा। डोविन भी उनमें शामिल था। तभी उसे पता चला कि सियोन अभी भी अंदर है। ये सुनते ही डोविन बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए वापस आग के बीच दौड़ पड़ा।
दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन डोविन को महसूस हो रहा था कि सियोन उसके लिए मायने रखती है। आखिर उसने पूरा दिन उसके साथ बिताया था। जब वो उसके पास पहुंचा तब तक सियोन के कपड़ों में लगी आग को अग्निशामक यंत्र से बुझा दिया गया था। वहां मौजूद लोगों ने डोविन से पूछा कि वो वापस अंदर क्यों आया था। सवाल से बचने के लिए उसने उल्टा पूछ लिया कि क्या अब वो घर जा सकता है। उसे जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन अब उसे एक बात स्वीकार करनी थी कि वो बोरामे का नया लीडर बन चुका था। डैनहा पूरी तरह थक चुका था। सायांग जांग ने उससे कहा कि उसे इस बात को लेकर ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बोरामे के लीडर के रूप में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। दोनों सायांग जांग के घर पहुंचे और अंदर जाने से पहले डोविन ने उसे वही एंचोवी स्नैक दे दिया जिसकी उसे इतनी चाहत थी। लेकिन सायांग जांग को समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो एंचोवी को देख ही नहीं रही थी। उसका ध्यान तो एक सुबुस्का पोस्टर पर था। फिर भी उसने डोविन को अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद दिया। अब उनकी डेट खत्म हो चुकी थी और सिस्टम की मिशन भी पूरी हो चुकी थी। डोविन ने कुल 8 मिशन पूरी की थी, इसलिए उसे कुल 8 इनाम मिलने वाले थे। कुछ दिनों बाद स्कूल वापस जाने का समय आ गया। इस बार वो जल्दी ही क्लास 12A में पहुंच गया ताकि अपना गेमिंग सेटअप तैयार कर सके। वो अपना गेमिंग गियर सेट करने के लिए अपनी सीट ढूंढने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि पूरा कमरा खाली था। सामान डेस्क पर रखते समय उससे जोरदार आवाज हो गई। उसने बगल में बैठे व्यक्ति से माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उसकी आईडी पर नजर पड़ी वो चौंक गया। वो शख्स डोंग क्वांग था, सिमोंग का लीडर। सेहुन ने पहले ही डोविन को चेतावनी दी थी कि इस आदमी से बेहद सावधान रहना, क्योंकि ठग हेडक्वार्टर्स के सभी लीडरों में सेहुन सबसे ताकतवर माना जाता था। डोविन किसी भी हालत में लड़ना नहीं चाहता था। उन्हें तो सहयोगी होना चाहिए था, लेकिन यू सहन ने उसे बताया कि गैंग काउंसिल के नियमों के मुताबिक उनके सदस्य आपस में लड़ सकते हैं। इसलिए वो डोविन को उसकी गलती की सजा देना चाहता था, क्योंकि उसने उसके ग्रुप के लोगों पर हमला किया था। डैनहा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन यू सहन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। उसे डोविन को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसा उसने पहले कहा था, अगर डोविन गठबंधन चाहता है तो उनके बीच गठबंधन रहेगा, इसलिए उसे बाकी लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब से सिमोंग का कोई भी आदमी उसे दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन की पहली क्लास में भी हमेशा की तरह किसी ने उसे गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं किया। दूसरे ब्रेक में भी नहीं, तीसरे ब्रेक में भी नहीं, और यहां तक कि लंच के समय भी किसी ने उसे परेशान नहीं किया। पहली बार उसका क्लासरूम उसे शांत और सुकून भरा लग रहा था, इसलिए वो बाथरूम की ओर चला गया। प्रवेश द्वार पर ही उसकी मुलाकात चाचमी से हो गई। एक पल के लिए डोविन को लगा कि शायद वो बदला लेने आया है, लेकिन चाचमी ने उल्टा उसकी तारीफ की और बोरामे का लीडर बनने पर उसे बधाई दी। चूंकि चाचमी सिमोंग से जुड़ा था और योंग उसका लीडर था, इसलिए डैनहा के साथ सम्मान से पेश आया। जाते जाते उसने डोविन से कहा कि योंग उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बता देना। अब जबकि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था, ड्विन ने फैसला किया कि वो अपने गेमिंग एक्सेसरीज को हमेशा के लिए दूर रख देगा। शुरुआत में उसे लगा था कि उसे सिर्फ बदमाशों को हराना है, लेकिन अब वो खुद गैंग काउंसिल का सदस्य बन चुका था। अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये सिस्टम वास्तव में उसे किस उद्देश्य से मिली थी, मगर फिलहाल वो इस शांति का आनंद लेना चाहता था। तभी एरन ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हुए एक गिफ्ट दिया। डैन खुशी खुशी डिब्बा खोलता है, लेकिन अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर उसकी खुशी गायब हो गई। उसमें एक जिंदा ऑक्टोपस था। बताया गया कि इसे खाने से उसकी स्टैमिना रिकवरी तेज होगी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसे जिंदा ही खाना था। तभी कोई बार बार उसके सामने एक फ़ोन फेंकने लगा। वो लड़का चाहता था कि डोविन उसकी जगह गेम खेले। एरन ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। डैन हैप्पी ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। इसके बाद कहानी एक अंधेरे कमरे में चली जाती है। एरन ने एस्कुन से पूछा कि आखिर उसने इस अजीब से प्रोटैगनिस्ट हैप्पी के साथ टीम बनाने का फैसला क्यों किया। जिससे वो पूछ रही थी उसका नाम किम कुन था और वो सिली मडडोंग के सहयोगियों में से एक था। एस्कुन ने बताया कि उसे लगा था कि डैन को या तो अपना बचाव करना होगा या फिर हमला करना होगा, लेकिन इसके बजाय वो सिर्फ डर के मारे कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। फिर भी उस लड़के में कुछ अजीब था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी ऐसी चीज को घूर रहा हो जिसे वहां मौजूद कोई दूसरा इंसान देख ही नहीं सकता। यही बात उसे डोविन के प्रति उत्सुक बना रही थी। उधर एमसी हैप्पी अपनी सीट से उठा और सीधे उस लाल बालों वाले लड़के के पास चला गया जिसने उसके सामने फोन फेंका था। उसने साफ मना कर दिया कि वो उसके लिए गेम नहीं खेलेगा। क्या उस लड़के को पता नहीं था कि डोविन योंग का दोस्त था? लाल बालों वाले उस लड़के का नाम सुनवो था। वो गैंग काउंसिल का सदस्य था, लेकिन सिली मडडोंग से नहीं था। वो बोन चीन से जुड़ा था। सुनवो ने डोविन को ठंडी नजरों से देखा और ऐसा लगा कि अब मामला बिगड़ने वाला है, लेकिन तभी उसने अपना फोन वापस ले लिया और बिना पूछे उसके सामने फोन फेंकने के लिए माफी मांग ली। डैन हैप्पी एरन के सामने खुद को कूल दिखाना चाहता था, लेकिन तब तक वो अपनी दोस्त के साथ वहां से जा चुकी थी। आखिरकार लंच का समय आया तो डैन हैप्पी जल्दी से एरन के साथ खाना खाने जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक लिया। वो जैन था, जिसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि पहले किसी वू को आगे जाने दो। आसपास मौजूद हर व्यक्ति उस आदमी से डरा हुआ था और जब किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो दूसरे छात्र ने उसका रास्ता रोक लिया।
वो तीसरे साल का छात्र था और उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया। जैन ने डैनहा को बताया कि उसने जो करने की कोशिश की थी वो बेहद खतरनाक था। कुछ लोग बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसका उल्टा था। उसे अपने रास्ते में किसी का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लाल बालों वाले लड़के ने पूछा कि आखिर उस आदमी की समस्या क्या थी। तभी किसी ने वू से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उससे तेज है। लाल बालों वाला फाइटर तुरंत उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सामने वाला सिर्फ उसके वार खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। आकार में बड़ा होने के बावजूद सुनवो अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसने उस लड़के को बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया। डैन हैप्पी और जीहाम पूरी लड़ाई देखते रहे। बाद में जब सभी लोग घर जाने लगे तब डॉविन को पता चला कि सुनवो पहले स्कूल का एथलीट रह चुका है। वो उससे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि तभी सिस्टम ने एक नई मिशन जारी कर दी। मिशन थी सुनवो की लाइन में उससे आगे जाकर खड़े होना। डॉविन के पास इसके लिए सिर्फ 10 मिनट थे। इसी बीच एक गली में एक लड़के की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। वो बार बार माफी मांग रहा था कि उसने लाइन में आगे निकलने की गलती की, लेकिन सुनवो को उसके बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बुरी तरह पीटने के बाद सुनवो वहां से चला गया। डैनहा ने घायल लड़के को एक रुमाल दिया और पूछा कि क्या वो बदला लेना चाहता है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उसने चश्मे वाले लड़के से कहा कि वो उस आदमी को कुचल देगा जिसने उसके साथ ऐसा किया था। उसी समय डॉविन के हाथ में कुछ चाबियां थी। ये 8 मिशनों को पूरा करने पर मिले इनाम का हिस्सा थी, एक गोल्ड की और 4 ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज की मदद से वो अपने प्लेयर स्टैट्स को अनलॉक कर सकता था। अब जबकि उसे वास्तव में उनकी ज़रूरत थी, वो एक सुनसान गली में चला गया। वहां उसने अपनी स्किल विंडो खोली और बैग का इस्तेमाल करके एक नई स्किल अनलॉक की। इस स्किल की मदद से वो दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट पर वार कर सकता था और इसे इस्तेमाल करने में 20 मना खर्च होता था। उसने ब्रॉन्ज की का इस्तेमाल करके अपनी मना बढ़ाई और बची हुई चाबियों से दूसरे स्टैट्स भी बढ़ा लिए। उधर लड़की बस पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन रास्ते में सुनवो से टकरा गई। वो किसी तरह बस में चढ़ गई, लेकिन सुनवो उसके ठीक पीछे था। तभी डॉविन ने उसका हुड पकड़ लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इससे मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब अगला काम था सुनवो को हराना। डॉविन ने पहले हमला किया और अपनी ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। सुनवो भड़क उठा और डॉविन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। सुनवो ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने डॉविन का बैग पकड़ लिया, लेकिन ड्विन फिसलकर उससे निकल गया और दोबारा उसके ब्लाइंड स्पॉट पर वार कर दिया। शायद यही उसकी जीत का मौका था, या शायद नहीं। जैसे ही सुनवो ने भारी बैग को हटाया, उसकी गति और भी तेज हो गई। डैन ने एक और ब्लाइंड स्पॉट हिट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुनवो ने उसे चकमा देकर सीधे उसके चेहरे पर मुक्कों की बौछार कर दी। डॉविन ने पलटकर वार करने की कोशिश की, लेकिन एक भी मुक्का नहीं लगा सका। सुनवो बहुत ज्यादा तेज था। डॉविन लगातार मना भी खर्च नहीं कर सकता था। सुनवो ने उससे पूछा कि क्या वो उसे यूं ही बेवकूफ़ बनाकर फंसाने की कोशिश कर रहा था। डॉविन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फिर हमला किया, और जैसे ही सुनवो उसकी ओर बढ़ा, डॉविन ने अचानक अपने वार की दिशा बदल दी और मुक्का सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। उसकी चाल काम कर गई, क्योंकि फेंट करना जीतने का सबसे अच्छा तरीका था, और उसने पहले ही अपने अटैक स्टैट्स बढ़ा लिए थे। सुनवो फिर से पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। डॉविन ने मन ही मन कसम खाई कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। उसने अपने दुश्मन के हमले के पैटर्न को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसके वारों से बचने की कोशिश की। अब उसे बस सही समय पर थोड़ा सा हिलना था। उससे तेज होने की कोशिश में भी सुनवो ने अचानक अपने मुक्के की दिशा बदलकर हुक किक में बदल दी। इस तरह तो डोविन उसे कभी नहीं हरा सकता था। शायद किक ही सुनवो की असली खासियत थी, इसलिए डोविन उसकी रेंज के अंदर तेजी से घुस गया। उसका इरादा फिर से एक नकली हमला करके असली वार करने का था, लेकिन इस बार वो खुद ही फंस गया। एक जोरदार हाई किक सीधे उसके जबड़े पर लगी, फिर लगातार जैब उसके चेहरे पर पड़े और उसके बाद छाती पर एक और किक आ लगी। डोविन हिल तक नहीं पा रहा था। अब उसे किसी भी कीमत पर कोई योजना बनानी थी। उसकी हेल्थ सिर्फ 92 और मना 40 रह गई थी। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 2 और स्किल अटैक कर सकता था। तभी सुनवो ने उसके चेहरे पर किक मारने के लिए पैर उठाया। उसी पल डोविन ने उसके अकिलीज हील पर वार कर दिया। ब्लाइंड स्पॉट अटैक सिर्फ हाथों से नहीं किया जा सकता था, वो पैरों से भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। कार्ड्स को देखकर उसने यही बात समझी थी। उसने तुरंत सुनवो की हुडी पकड़कर उसकी आंखों के सामने कर दी और फिर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुनवो ने उसकी पसलियों पर जोरदार किक दे मारी। डोविन जमीन से एक पत्थर उठाते हुए उसे मार डालने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ऐसा सोचने के पीछे की वजह समझने के लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। आखिर वो ऐसा बना कैसे? इसकी शुरुआत तब हुई थी जब स्कूल की स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर आया था। वो कभी भी पहला स्थान हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि हर बार वो गंजे सिर वाले उस लड़के से हार जाता था। उसके पिता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और इसके लिए वो उसे पीटते थे। उसके पिता चाहते थे कि वो हर हाल में पहला स्थान हासिल करे, क्योंकि एक दुर्घटना के बाद जो सपना उन्होंने खुद खो दिया था, उसे वो अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहते थे। सुनवो दिन रात ट्रेनिंग करता था
अपने बैग में वजन लेकर दौड़ता और अभ्यास करता था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इतनी मेहनत के बावजूद पहला स्थान अब भी उससे बहुत दूर था। आखिरकार उसने एक दूसरा रास्ता चुना, अपने प्रतिद्वंदी को ही रास्ते से हटा देना। लेकिन इस फैसले की वजह से उसके पिता ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके पास सिर्फ एक जुनून बचा था, किसी भी इंसान को खुद से आगे न निकलने देना। उसे पता भी नहीं चला कि डोविन को ऑक्टोपस उसके सिर पर आ गिरा था। जब डोविन ने उसकी हुडी खींची थी, तभी वो ऑक्टोपस उसके सिर पर जा चिपका था। सुनवो ने उसे पकड़कर सिर से हटाया, लेकिन ऑक्टोपस की स्याही उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। डोविन ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर अपनी आखिरी अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने उसके जबड़े के ब्लाइंड स्पॉट पर हमला किया, और इसी के साथ सुनवो हार गया। मिशन पूरी होते ही डोविन को चाबियों का एक बंडल इनाम में मिला, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुका, उसकी कम एचपी का असर उस पर पड़ा। उसकी हेल्थ घटकर सिर्फ 4 रह गई थी। अगर वो यहीं बेहोश हो जाता और सुनवो दोबारा उड़ जाता, तो वो उसे फिर से पीट सकता था। इसलिए डोविन ने तुरंत एक ब्रॉन्ज की का इस्तेमाल करके अपनी एचपी बढ़ाई, जिससे उसकी हालत फिलहाल स्थिर हो गई। अब कम से कम वो सुरक्षित था। चूंकि उसने एक की इस्तेमाल कर ही ली थी, उसने बाकी चाबियों का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया। गोल्ड की मदद से उसने डिस्ट्रक्टिव ब्लोज नाम की स्किल अनलॉक कर ली। यही वो स्किल थी जिसका इस्तेमाल उसने चुंवू के खिलाफ किया था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए 200 मना चाहिए था। इसलिए उसने अपने एमपी को बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद उसने अपने ऑक्टोपस को ढूंढना शुरू किया। डोविन उसे खाना नहीं चाहता था, वो उसे पालतू बनाकर रखना चाहता था। लेकिन तभी एक बिल्ली उस ऑक्टोपस को अपने मुंह में दबाकर वहां से भाग गई। रात तक बेचारा ऑक्टोपस जिंदा नहीं बच सका। तभी उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने पूछा कि स्कूल का दूसरा साल कैसा चल रहा है। सुनवो ने कहा कि उसे लगा था शायद वो मर ही जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने समझा कि वो पढ़ाई की वजह से परेशान है। फिर उन्होंने उसे याद दिलाया कि अगले हफ्ते उसके पिता की मृत्यु की बरसी है। वो नहीं चाहती थी कि डोविन उन्हें याद करना या उनकी कब्र पर जाना भूल जाए, लेकिन काम की वजह से वो खुद नहीं जा सकती थी। सुनवो ने परिवार की तस्वीर को देखा और उस पर लिखे एक नाम को पढ़ा। उसके पिता का नाम जिहोन जिहो था। फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी था। उधर एक निर्माणाधीन इमारत में बोनान के लीडर के सेकंड इन कमांड जी सुबह चौंग को खबर मिली कि सुनवो बोरामे के लीडर डुआन से हार गया है। ये सुनकर वो गुस्से से भर गए, क्योंकि अगर बोनचैन के लीडर को ये बात पता चल गई तो पूरे ग्रुप की बदनामी होगी। उन्होंने सुनवो को सिर्फ इसलिए सड़क से उठाकर अपने साथ रखा था क्योंकि उन्हें उस पर दया आ गई थी, और अब उसका इस तरह उनका एहसान चुकाना उनके लिए बेहद निराशाजनक था। उसने अपने साथी से कहा कि डुआन को यहाँ लेकर आओ। अगले दिन डुआन ने देखा कि सुनवो क्लास में नहीं आया था। उसने पूछा कि क्या किसी को पता है वो कहाँ है, लेकिन डुआन ने कहा कि उसे नहीं पता। सच कहें तो वो खुद भी नहीं चाहता था कि सुनवो क्लास में दिखाई दे। शायद अब उसे कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीने को मिल सकता है। लेकिन तभी दूसरी क्लास के एक छात्र ने उसे चेतावनी दी कि बोनचैन के लोग उसे स्कूल में ढूंढते हुए आए हैं। थोड़ी ही देर में बोनचैन का ग्रुप उसके सामने आ गया। डुआन ने पूछा कि वे लोग कौन हैं। सुक ने उसे आदेश दिया कि वो उनके साथ बोनचैन चले। डुआन ने साफ मना कर दिया। तब उन्होंने फैसला किया कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे। क्या डुआन सच में अकेले 10 लोगों का सामना कर सकता था? तभी यूनसोंग आगे आया और पूछा कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने यूनसोंग से कहा कि उसे ज्यादा सम्मान से बात करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसकी टांग पर जोरदार किक पड़ी और उसका टखना वहीं टूट गया। शायद डुआन 10 लोगों को अकेले नहीं संभाल सकता था, लेकिन क्या उन्हें सच में लगता था कि 10 लोग यूनसोंग के लिए काफी थे? एक आदमी उस पर झपटा और बुरी तरह पिट गया। दूसरे ने पीछे से कुर्सी उठाकर वार किया, लेकिन यूनसोंग ने उसे आसानी से चकमा दिया और जवाब में डिस्ट्रक्टिव ब्लोज का इस्तेमाल किया। 2 और लोग उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दोनों ने एक साथ हमला किया, यूनसोंग उनके बीच से फिसलता हुआ निकल गया और दोनों के सिर पर डबल किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोग भी एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन यूनसोंग ने दोनों तरफ एक साथ वार करते हुए एक ही प्रहार में उन्हें हवा में उछाल दिया। ये नज़ारा देखकर यकीन करना मुश्किल था। सुजोंग ने जो कहा था वो झूठ नहीं था। जुन जोंग वास्तव में उन सभी में सबसे खतरनाक था। अब सिर्फ उनका बॉस बचा था, लेकिन जुन जोंग पहले ही उसके पास पहुंच गया था। फिर भी उसने उस पर हमला नहीं किया। पहले उसे अपने ग्रुप के द्वारा किए गए पूरे कांड को साफ करना था। इसके बाद उसने डुआन से कहा कि वो कैफेटेरिया में चले ताकि वे दोनों अकेले में बात कर सकें। डुआन ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन जुन जोंग ने अचानक पूछा कि उसने बोनचैन के एक सदस्य पर हमला क्यों किया था। वो ये भी जानना चाहता था कि डुआन बोरामे का लीडर क्यों बना। बिना ज्यादा सोचे डुआन ने जवाब दिया कि वो बुली हंटर है। फिर उसे याद आया कि युमसिडा भी एक बुली था। इस बात पर वो खुद ही हंस पड़ा और जुन जोंग को इसकी इस शिकार यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे दी। स्कूल खत्म होने के बाद डोविन कुछ समय बिताने के लिए पीसी कैफे चला गया। वहां उसे पता चला कि कुछ बच्चे जो पहले गेम खेल रहे थे अभी बाथरूम गए हुए हैं। तभी किसी ने उसका ऑर्डर किया हुआ रैमन लाकर उसके सामने रखा। खाना लाने वाला हैरी था।
डोविन ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ काम करता है। हैरी ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो बस अपने पिता की मदद करता है, जो इस पीसी कैफे के मालिक हैं। एक पल के लिए हैरी को लगा कि शायद डैन मुफ्त में कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरे स्कूल के कुछ छात्र बच्चों के कंप्यूटरों पर आकर बैठ गए। असल में वे उन सीटों पर इसलिए बैठे थे ताकि बच्चों के प्लेयर सिस्टम चुरा सकें। जैसे ही बच्चे वापस लौटे, वो चोर वहां से निकल गए। पहले वाला लड़का तुरंत समझ गया कि उसका सामान चोरी हो चुका है। डोविन ने हैरी को बताया कि उसने उन लोगों को बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कुछ चुरा कर ले जा रहे हैं। वो बच्चा डोविन से मदद मांगने लगा। तभी सिस्टम की एक नई क्वेस्ट उसके सामने आ गई। उसे उन 4 बदमाशों को हराना था। अगर वो मिशन पूरा कर देता तो उसे एक हिडन रिवॉर्ड मिलने वाला था। डोविन तुरंत उन बदमाशों के पीछे भागा और शुरुआत ही एक ब्लाइंड स्पॉट हिट से की। उसके चेहरे पर उत्साह आ गया, क्योंकि बताया गया था कि उस हिडन रिवॉर्ड में एक डेट शामिल थी। हैरी से बात करते हुए डोविन ने जिस लड़के को अभी अभी मारा था वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, इसलिए डोविन तुरंत पलटा और भागने लगा। बाकी चारों उसका पीछा करते हुए एक ऐसी गली में पहुंच गए जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वहां पहुंचने पर डोविन गायब था। सिर्फ उसका जैकेट एक डिब्बे के अंदर पड़ा था। बदमाशों को लगा कि वो डिब्बे में छिपा हुआ है, लेकिन असल में डोविन उनके ठीक ऊपर था। वो अचानक नीचे कूदा और जोरदार एक्स किक मारकर उनमें से एक को वहीं ढेर कर दिया। अब 3 बचे थे। डोविन ने खुद को डरावना दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो बुली हेडक्वार्टर्स के बोरा में का लीडर है, लेकिन उनमें से एक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जवाब में डोविन ने उसके ब्लाइंड स्पॉट पर वार कर दिया। फिर बाकी 2 उस पर टूट पड़े, लेकिन दोनों को भी उनके ब्लाइंड स्पॉट पर करारा वार मिला। ये लड़ाई डोविन के लिए काफी आसान थी, क्योंकि उन चारों में से किसी को भी सही तरीके से लड़ना नहीं आता था। जैसे ही एमसी उनकी तरफ बढ़ा, वे डर के पीछे हटने लगे और आखिरकार खुद ही एक कोने में फंस गए। डोविन ने अपनी मल्टी हिट डिस्ट्रक्टिव ब्लो स्किल का इस्तेमाल किया और बचे हुए 3 में से 2 को एक साथ जमीन पर गिरा दिया। आखिरी बदमाश हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। एक पल के लिए डोविन ने उसे माफ करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसे डेट याद आ गई और उसने उड़ती हुई किक मारकर उसे भी खत्म कर दिया। आखिरी दुश्मन के गिरते ही क्वेस्ट पूरी हो गई और डोविन को इनाम में एक सिल्वर की मिली। उसने उन बदमाशों से उस बच्चे के सामने माफी मंगवाई और फिर वहां से चला गया। एरॉन ने उसका धन्यवाद दिया। उनका सुपर कैफे काफी समय से ऐसे लोगों की समस्या झेल रहा था जो दूसरों के गेमिंग आइटम चुरा लेते थे। डोविन की मदद के बदले उन्होंने उसे डेट पर चलने का न्योता दिया, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि डोविन और एरॉन की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। कहानी बहुत सीधी थी। एरॉन ही डोविन की पहली बुली थी। उस समय दोनों पहली कक्षा में पढ़ते थे। डोविन उससे इतना डरता था कि कई महीनों तक उससे बचता रहा और आखिरकार दोनों अलग अलग स्कूलों में चले गए। फिर 3 साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन इस बार एरॉन पहले वाली बुली नहीं रही थी। और उस मुलाकात के दौरान डोविन को जो एहसास हुआ वो था पहली नज़र का प्यार। वर्तमान में लौटे तो एरॉन कपड़े बदलने गई हुई थी और डोविन ने उस समय का इस्तेमाल अपनी एक पैसिव स्किल अनलॉक करने में किया। कार्ड का नाम था वेपन डोमिनो। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता था जब सामने वाले के पास कोई हथियार हो। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे इस्तेमाल करने के लिए एक भी माना खर्च नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एरॉन कपड़े बदलकर बाहर आई और बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर वो डोविन को अपनी पसंद की खाने की जगह टोक्यो बो के ले रही। हालांकि उसने जो फ्लेवर ऑर्डर किया था वो काफ़ी अजीब था, मिंट चॉकलेट। फिर भी डैन उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूरा खा लिया। अगर उससे एरॉन खुश होती थी तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी उसे सिड डियॉन के साथ हुई पिछली डेट याद आ गई और वो सोचने लगा कि शायद सिस्टम फिर कोई साइड क्वेस्ट दे दे। उसने एरॉन से पूछा कि क्या वो इसके बाद उसे किसी और अजीब जगह ले जाने वाली है। एरॉन ने हाँ कहा और उसे बोर्ड गेम खेलने ले गई। बाद में दोनों ने एक मशीन के साथ ट्रूथ या लाई गेम खेला। खेल के दौरान डोविन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर एरॉन ने बताया कि मशीन खराब थी और उसने अब तक जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। दुकान में गेम खत्म करने के बाद एरॉन की नज़र एक ऐसे गेम पर पड़ी जिसमें हथौड़े से कील ठोककर स्टफ टॉय जीतना था। उसने कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया। अब डोविन की बारी थी। वो पूरी ताकत से हथौड़ा चलाने ही वाला था कि अचानक सिस्टम का मैसेज आ गया, एरॉन के सिर पर हथौड़े से वार करो। दुनिया में जितने भी लोगों को सिस्टम यह मिशन दे सकता था उसे एरॉन ही मिली थी, लेकिन डोविन ऐसा नहीं कर सकता था। वो मिशन की पेनल्टी झेलना पसंद करता, मगर एरॉन को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी उसे दूसरे गेम के बारे में पता चला जिसमें असली हथौड़े की जगह खिलौने वाला हथौड़ा इस्तेमाल होता था। डोविन और एरॉन उसे आजमाने पहुंच गए। इसमें पहले रॉक पेपर सिजर्स खेलना होता था। जीतने वाले को हारने वाले के सिर पर हथौड़े से मारने का मौका मिलता, जबकि हारने वाला अपने सिर पर रखे बर्तन से खुद को बचा सकता था। खेल शुरू होते ही डोविन जीत गया और उसने एरॉन के सिर पर हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो इस गेम में बेहद
बेहद माहिर थी। डोविन जितनी बार कोशिश करता उसका हथौड़ा एरॉन के सिर तक पहुंच ही नहीं पाता। अब सिर्फ 9 सेकंड बचे थे, इसलिए अगले रॉक पेपर सिजर्स राउंड के शुरू होने का इंतजार किए बिना डोविन ने तुरंत अपनी चाल चल दी। आखिरकार उसका हथौड़ा एरॉन के सिर पर जा लगा। क्वेस्ट पूरी हो गई और बोनस के तौर पर उसे वो खिलौना हथौड़ा भी मिल गया, हालांकि वो पूरी तरह टूट चुका था। डोविन को लगा कि सिर पर हथौड़ा लगने के बाद एरॉन उससे नाराज हो जाएगी, लेकिन वो उल्टा हंसने लगी। उसे तो ये सब काफी मजेदार लगा था। तभी एरॉन को उसके पिता का मैसेज मिला। उसे वापस साइबर कैफे जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने उम्मीद जताई कि वो जल्द ही डैन के साथ फिर समय बिता पाएगी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और तभी टोपी पहने एक आदमी डोविन के पास आकर पूछा कि आखिर उसकी समस्या क्या है। वो इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि डोविन ने उसके 4 आदमियों की पिटाई की है, लेकिन डोविन इस वक्त लड़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी माना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। टोपी वाले आदमी ने कहा कि अब उसका बदला लेने का मन नहीं है और वो वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एरॉन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो छोटी सी प्यारी लड़की जरूर वही होगी जो उसके साथ थी। ये सुनते ही डोविन ने उसे रोक लिया और गली में आने के लिए कहा। दोनों के अकेले होते ही डैन ने लगातार बेतरतीब मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो उम्मीद कर रहा था कि उसका क्रिटिकल हिट सक्रिय हो जाए, लेकिन उसकी संभावना सिर्फ 1% थी। फिर भी उसने दांव खेल दिया। तभी टोपी वाले आदमी ने छिपाकर रखे हुए ब्रास नकल्स निकाल लिए और डोविन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन डोविन ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी और एक आइटम का इस्तेमाल करके उस पर लगातार वार करने लगा। बदमाश को लगा कि डोविन किसी बेसबॉल बैट से हमला कर रहा है, लेकिन असल में वो वही खिलौना हथौड़ा था। क्योंकि उसके सामने वाला हथियार लिए हुए था, वेपन डोमिनो सक्रिय हो गई और डोविन की हथियार शक्ति बढ़ गई। बदमाश ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डोविन लगातार हथौड़े से उसे दबाता रहा। उसने उसके सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो पकड़ लिया गया। फिर भी डोविन रुका नहीं और हथौड़े से उसकी पीठ पर जोरदार वार कर दिया। वो आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक खिलौना हथौड़ा टूट गया। इसके साथ ही वेपन डोमिनो का प्रभाव भी खत्म हो गया। अब बदमाश को मौका मिल गया और उसने डोविन पर लगातार कई वार कर दिए। ब्रास नकल्स के मुक्के बेहद दर्दनाक थे। डोविन ने उससे पूछा कि वो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है। बदमाश ने जवाब दिया, सामान्य जिंदगी जीने से इसमें ज्यादा कमाई होती है। डोविन ने अपनी बेल्ट की पट्टी का इस्तेमाल करके उसके नाक पर जोरदार वार किया। इससे वेपन डोमिनो फिर सक्रिय हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और लगातार हमले करने लगा, लेकिन बदमाश ने बेल्ट पकड़ ली और कहा, बाकी लोगों की तरह जीना वक्त की बर्बादी है। जैसे ही उसका मुक्का डोविन के चेहरे पर पड़ने वाला था, डैन ने जूडो की एक चाल लगाई और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके साथ ही क्वेस्ट पूरी हो गई। बाद में हैरी और उसके पिता घर की ओर निकल गए, जबकि डार्विन दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। ये देखकर उसे राहत मिली कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस बदमाश की कही बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसके पिता ने कभी ऐसे बच्चों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? डारिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने उन विचारों को फिलहाल किनारे रखा और अपनी 5 कॉपर कीज का इस्तेमाल किया। उसने अपनी एजिलिटी बढ़ाने का फैसला किया। उसे अभी तक पता नहीं था कि स्पिरिट स्टैट आखिर करता क्या है, इसलिए उसने उसे फिलहाल वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने एरॉन के सिर पर हथौड़ा मारने वाली क्वेस्ट का इनाम देखा। सिस्टम के अनुसार उसे एक डंजन मैप मिलना था, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वो असल में एक अपार्टमेंट बिक्री का फ्लायर निकला। फिर भी सिस्टम ने उस पर एक खास जगह का निशान दिखाया जहां उसे प्रवेश करना था। उस पर एक अंतिम तारीख भी लिखी थी। उसके पास डंजन पूरा करने के लिए सिर्फ 5 दिन थे और इसके लिए उसे अपने साथ 2 और लोगों की जरूरत थी। इसलिए अगले दिन स्कूल में उसने जूम से अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जूम ने साफ मना कर दिया। वे सिर्फ उसके सहयोगी थे। दोपहर के खाने के समय डैन ने जिहान यू और उसके साथियों से मदद मांगने के बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि उन्हें इस मामले में घसीटना बहुत खतरनाक होगा। स्कूल खत्म होने के बाद जुन उसका इंतजार कर रही थी। वो डैन को बुरामे के सदस्यों से मिलाने ले गई। डैन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वहां केवल 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक सीजिन थी, जो स्वाभाविक ही था क्योंकि वो भी बुरामे का हिस्सा थी। दोनों की अब भी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन सीजिन ने उन्हें बैठने के लिए कहा। इस समय बोरामे में सिर्फ 3 सदस्य बचे थे। बाकी सभी लोग उस बैठक के बाद चले गए थे क्योंकि वे डैन को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। चश्मा लगाए लड़के ने अपना परिचय शान सई के रूप में दिया। इसके बाद जुन ने डैन को चेतावनी दी कि वो कोई परेशानी खड़ी न करे। उसने सुना था कि डैन ने बोरा मैच के गिरोह सेयोर के लोगों से भी पंगा लिया था, यहाँ तक कि नोंग से भी भिड़ गया था। लेकिन अब उनका समूह इतना छोटा हो चुका था कि उन्हें कुछ समय शांत रहकर चलना था। 4 दिन बाद जेट बिल्डिंग के बॉस से बात कर रहा था। वो अपने आदमियों के काम के बदले और ज़्यादा पैसे मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने जब मना कर दिया तो इल्साक उसे सबक सिखाने के लिए आगे आया। इसके बाद जेट ने बोरामे पर हमला करने का आदेश दे दिया, क्योंकि डैन अब उनके लिए परेशानी खड़ी करने लगा था। लेकिन उसके आदमी कुछ कर पाते उससे पहले ही नायक और सुन वहां पहुंच गए और उन्होंने खुद हमला शुरू कर दिया।
काओ केवल इसलिए उसके साथ आई थी क्योंकि एमसी ने उससे वादा किया था कि वो उसे प्रतिनिधि का पद दिलाएगा। दोनों ने सीधे दुश्मनों के बीच छलांग लगा दी और बॉन्स के आदमियों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। डैन का अपना एक लक्ष्य भी था। अगर वो 5 दुश्मनों को गिरा देता तो उसे एक गोल्ड की मिलनी थी, इसलिए उसके रास्ते में आने वाला हर आदमी उसके हाथों धराशायी होने लगा। जल्द ही डैन 4 लोगों को हरा चुका था और उसे बस एक और चाहिए था। आखिरी दुश्मन वही था जो कून से लड़ रहा था। जैसे ही कून पर चाकू से वार होने वाला था, डैन ने अपनी ग्लो स्टिक उसकी ओर फेंकी और आखिरी दुश्मन को भी गिरा दिया, जिससे उसे गोल्ड की मिल गई। स्यून ने तुरंत सुंडुरे अंदाज में कहा कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद दोनों ऊपर की मंजिल की ओर भागे और रास्ते में इल्साक से उनकी भिड़ंत हो गई। स्यून उसके आगे निकलकर जेट से लड़ने चली गई और इल्साक को डैन के हवाले कर दिया ताकि उसकी लड़ाई थोड़ी आसान हो सके। नायक ने तो इल्साक से हथियार इस्तेमाल करने तक को कहा। जब सीजुन सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो उसका सामना जिबेक से हुआ। दूसरी तरफ डैन को एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंदी एलीट स्तर का था। उसने इलस पर लात मारकर उसके कमजोर हिस्से पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इलस ने अपने हाथों से उसे रोक लिया। एमसी पीछे हटा और पूरे आत्मविश्वास से बोला कि वो जीत कर रहेगा। इसके बाद वो इलस के हमलों को रोकते हुए उसकी आंखों से ओझल रहने वाली जगहों पर लगातार वार करने लगा। लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले ही इल्साक ने उसे वो सच्चाई बताई जो उन्होंने खोजी थी। उसे पता था कि डार्विन के पिता ने सन शेल्टर नाम की जगह का नेतृत्व किया था। वो आदमी युवा अपराधियों को एक बेहतर रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन आखिरकार सब कुछ बुरी तरह खत्म हो गया। इल्साक ने डैन से कहा कि वो अपने पिता के बारे में बात न करे। उधर सीजिन लगातार वारों का आदान प्रदान कर रही थी। उसने उसका पैर पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, लेकिन जिबो ने जवाब में उसकी नाक पर घुटना दे मारा। कून उसके जबरदस्त वार सहने की क्षमता देखकर हैरान रह गई, लेकिन जिबो ने कहा कि असली टैंक तो इलस है। उसे चाहे जितनी बार मारा जाए, यहां तक कि कोई बेहद ताकतवर या क्रिटिकल वार ही क्यों न हो, वो हर बार ज़ॉम्बी की तरह फिर से उठ खड़ा होता था। दूसरी ओर डैन का मैना अब सिर्फ 200 रह गया था। उसने विनाशकारी वार इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इलस ने उसके वार को पूरा होने से पहले ही रोक दिया। एक जोरदार मुक्का डैन के पेट में आके लगा और इलस उसके पिता का अपमान करने लगा। उसने कहा कि उसका बेटा गैंग लीडर बन गया था और शायद यही उसके पिता की मौत का एक कारण बना। क्या डैन को सच में लगता था कि स्वर्ग से उसका पिता अपने बेटे को इस हालत में देखकर खुश होगा? उसकी जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद हो गई थी। डैन ने वो वार सीधे अपने ऊपर लिया, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा रहा और गुस्से में कहा कि उसके पिता को इस सब के बीच में न घसीटे। उसी पिटाई के दौरान उसके भीतर एक नई स्किल अनलॉक हुई, स्टन ब्लो। इसकी कीमत 90 मैना थी और डैन ने इसे इल्सियों पर इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इल्साक पीछे नहीं हटा। उसने डैन की टांग पकड़ ली और उसे खत्म करने की बात कही। दूसरी तरफ कून ने जाबाद के जबड़े पर एक जबरदस्त मुक्का मारा, लेकिन जाबाद ने तुरंत डबल किक से पलटवार किया। कून का संतुलन बिगड़ गया और जाबाद उसके ऊपर चढ़कर उसे बेरहमी से पीटने लगा। जिबोस ने उससे कहा कि उसे अपने प्रतिनिधि की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इल्साक काफी ताकतवर है। वापस डैन की तरफ अब वो हताश होकर ऐसे मुक्के बरसा रहा था जिनका लगभग कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा कि आगे कोशिश करते रहना बेकार है। वो जितनी बार प्रयास करता उतनी बार हारता। लेकिन गेम भी तो ऐसे ही होते हैं, जीतने से पहले इंसान बार बार हारता है। उसके पिता हमेशा उससे कहते थे कि आगे बढ़ते रहना और कभी हार मत मानना। यही वजह थी कि डैन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक और मुक्का मारा और इस बार उसका वार सचमुच असरदार रहा। फिर भी इलस आगे बढ़ता रहा और डार्विन के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। लेकिन उसी क्षण नायक ने उसका चेहरा पकड़ लिया और दोनों एक ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। बिल्कुल किसी गेम की तरह आखिरकार डैन को समझ आ गया कि उसे ये लड़ाई कैसे जीतनी है। उसे इलस को ऊंचाई से नीचे फेंकना था। यही असली स्टन ब्लो था। उसके पिता की आखिरी सीख उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुम कितनी बार भी कोशिश करो, तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। दुनिया में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। डैन ने अपने दुश्मन को हरा दिया, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक कोई वहां आ पहुंचा। वो बोंग जुन का प्रतिनिधि था, जुन सुजुन। दूसरी तरफ स्यून ने जुबई का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इस बीच जब डैन सूहुन की मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि सूहुन पहले ही जुबाई से पिट चुका था, जो केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा था। डावन ने उसे एक तरफ धकेला और सूहुन से उठने को कहा। उसने कहा कि वो उसे वहां से निकाल लेगा, क्योंकि उसी ने सूहुन को इस मुसीबत में घसीटा था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी रक्षा करे। एमसी को अभी भी आखिरी बॉस जाबाई को खत्म करना था, लेकिन उसका मैना खत्म हो चुका था और उसकी सेहत भी बेहद कम बची थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी बोंग जुन का प्रतिनिधि वहां पहुंच गया। जाबाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन डैन ने जब प्रतिनिधि को देखा तो वो हैरान रह गया।
वो प्रतिनिधि तो बेहद छोटे कद काठी का था। जाबाई लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सैदुजुन ने उसे चुप करा दिया। उसे पहले से पता था कि जाबाई उसकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहा था, इसलिए उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारकर उसे सजा दी। अगला नंबर डैन का था, लेकिन सीजुन बीच में आ गया। उसी ने बोंगजुन के प्रतिनिधि को इस मामले को संभालने के लिए बुलाया था। आखिरकार सीजुन और सोचुंग ने सच में उनकी मदद कर दी थी। प्रतिनिधि ने डैन से कहा कि इस बार वो उसकी गलती को जाने देगा, फिर वहां से चला गया। मिशन पूरा होने के बाद डैन और सीजुन बिल्डिंग से बाहर निकल आए। जैसा उन्होंने पहले तय किया था, नायक ने प्रतिनिधि का पद सेहुन को सौंप दिया। लेकिन ये याद करते हुए कि एमसी ने मुश्किल वक्त में भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था, सेहुन समझ चुका था कि असल में बेहतर नेता कौन है। उसने ये बात बस जुबान पर नहीं आने दी। शायद अगली बार वो सच में उस पद को हासिल कर ले। इसके बाद सिस्टम ने डंजन में उसके योगदान का हिसाब लगाया। क्योंकि उसने अंतिम बॉस को खुद नहीं हराया था, फिर भी उसे इनाम मिला, हालांकि इनाम थोड़ा कम था। फिर भी उसके हाथ 12 कॉपर की आ गईं, जो कोई छोटी संख्या नहीं थी। अगले दिन वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में गया। उसने तस्वीर की ओर देखा और उस हादसे को याद करने लगा। उसके पिता की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे और वो एक लाइट पोल से जा टकराई थी। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी से कुचलने से बचाया जा सके। तभी डैन की नज़र सड़क पर खड़े उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके पिता ने कार को लाइट पोल से टकरा दिया था। तभी डाविन की नज़र एक गुलाब पर पड़ी। किसी ने उससे कहा कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अगर उसे पता चले कि वो हादसा था ही नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी तो, और अगर इसके पीछे वही व्यक्ति हो जो उसके बेहद करीब था तो। ये बात कहने वाला हुआनोंग था। डैन ने उससे पूछा कि वो उसके पिता को कैसे जानता था। तब पता चला कि दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब हुआनोंग अभी बच्चा था। उसके पिता ने उसे कॉफ़ी पीते हुए देखा था और उसके लिए कॉफ़ी की जगह योगर्ट ड्रिंक खरीद दी थी। शुरुआत में शुनसोंग को लगा था कि वो कोई संदिग्ध आदमी है, लेकिन असल में वो बुली काउंसिल के साथ काम करने वाला एक बुली हंटर था। शोनोंग ने डैन को ये सारी बातें नहीं बताईं, लेकिन डैन के मन में अब भी यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसे उसके पिता के हादसे के बारे में कैसे पता था। शोनोंग ने बताया कि उसके पास वो सबूत था जिसे वे लोग उस समय ढूंढ नहीं पाए थे। बोंगजुन के प्रतिनिधि सो से मिलने के बाद उसे एक सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी, जिसमें उसके पिता की मौत कैद थी। उस पुराने मामले का असली सबूत उसी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था। अगर डैन खुद उसे देखना चाहता था तो उसे सीधे बोंगुन के पास जाना होगा। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। डैन बार बार यून की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। तभी यून को डैन का एक संदेश मिला, जिसमें वो पूछ रहा था कि सोचों कहाँ हैं। अब दृश्य डैन की ओर मुड़ता है। बारिश के बीच नायक वहां पहुंच गया। उसने यून से कही गई उस रिकॉर्डिंग और सबूत की मांग की, लेकिन सेहान ने साफ मना कर दिया। तब डैन ने तय किया कि वो उसे ताकत के बल पर हासिल करेगा, मगर तभी सेहान जोंग का बॉडीगार्ड उसके सामने आ गया। एमसी पहले ही ब्रॉन्ज कीज का इस्तेमाल करके अपना मैना बढ़ा चुका था, इसलिए उसने अपने पास मौजूद हर ताकत झोंक दी। वो एक के बाद एक स्किल इस्तेमाल करता गया और आखिरकार जीतने में कामयाब रहा। सेहान जोंग ये देखकर हैरान रह गया और खुद भी हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डैन उससे पहले ही हरकत में आ गया और एक जोरदार किक मारी। सेहान जोंग ने उसे रोक लिया। डैन समझ गया कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उसने दोबारा किक, ब्लाइंड स्ट्राइक, मुक्के और स्टन हिट आजमाए, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया। उसके हमले बिखरे हुए थे और करीबी दूरी का फायदा उठाकर सेहान जोंग ने एक भयानक वार किया, जिसने डाविन की लगभग पूरी सेहत खत्म कर दी। उसका आक्रमण बेहद ताकतवर था, लेकिन बचाव कमज़ोर था। सेहान जोंग ने उसकी टांग पकड़कर उसे असंतुलित कर दिया और फिर उसके ऊपर चढ़कर लगातार विनाशकारी वार करने लगा। डैन बार बार उन हमलों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सेहान जोंग हर वार को चकमा दे रहा था। डैन के हाथों की उंगलियां और पोर तक फट चुके थे। उसने उससे कहा कि वो यूएसपी ले ले और इस लड़ाई को आसानी से खत्म कर ले, लेकिन वो सिर्फ एक चाल थी। सेहान जोंग उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाला था। डैन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। सेहान जोंग ने कहा कि अगली लड़ाई के लिए वो तैयार रहेगा और जब वो दिन आएगा तो वो डैन को मार डालेगा। इसके बाद नायक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वो हार चुका था। इस बार वो अपने पिता को भी निराश कर चुका था। उसके भीतर डर भर गया। उसे नहीं पता था कि वो इस बार जीत भी पाएगा या नहीं। तभी अचानक सिस्टम का संदेश सामने आया। उसे एक नया मिशन दिया गया था। अगर वो इसे स्वीकार करता तो उसके स्टैट्स में भारी बढ़ोतरी होने वाली थी। डैन ने बिना एक पल गवाए मिशन स्वीकार कर लिया। अगर इससे वो मजबूत बन सकता था तो वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है। एमसी के पिता सन शेल्टर नाम के एक संगठन के प्रतिनिधि थे, जिसका उद्देश्य बच्चों को गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर लाना था। लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन डैन को ये काम पसंद नहीं था। उसके पिता हमेशा इसी काम में व्यस्त रहते थे, यहाँ तक कि जब डाविन उनसे विनती करता था कि वे उन बच्चों के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें क्योंकि वे कभी नहीं बदलेंगे, तब भी उसके पिता अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे।
अगर समस्या पैसे की होती तो नायक खुद उनकी मदद करने को तैयार था, लेकिन उसके पिता की दिलचस्पी सिर्फ उन लड़कों की जिंदगी सुधारने में थी। यहाँ तक कि डैन के उन पर चिल्लाने से भी उनका फैसला नहीं बदला। और वही वो दिन था जब उसने अपने पिता को खो दिया। डैन बुखार में अपनी आंखें खोलता है, लेकिन सिस्टम के इनाम देखने के बाद वो उस मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। ये एक ट्रेनिंग मिशन था। पहला काम था स्पाइडर पोज में रहते हुए स्कूल जाना। काम इतना हास्यास्पद था कि कोई भी इसे देखकर हंसते, लेकिन डैन ने रुकने से इनकार कर दिया। अगला काम था अदृश्य कुर्सी पर बैठना। तीसरा था 100 कबूतर पकड़ना। चौथा था एक स्लाइड से लटककर 7000 मिनट तक टिके रहना। और पांचवा था एक बेहद कठिन रिदम गेम को पूरा करते हुए जीवित रहना। एक हफ्ते बाद भी वो केवल 2% ही पूरा कर पाया था। डैन को पूरा मिशन बेतुका लग रहा था। शायद यूनोंग ने जिस वीडियो का जिक्र किया था वो झूठ था। शायद उसे फिलहाल इस मिशन को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि सीहॉन भी उसी जगह ट्रेनिंग कर रहा था। डैन ने सीहॉन से पूछा कि वो जिम जाने के बजाय यहाँ पार्क में ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। सीहॉन ने बताया कि कभी उसे अपने शरीर को लेकर शर्म आती थी, इसलिए उसने 2 साल तक पार्क में ट्रेनिंग की थी। फिर भी इस तरह की ट्रेनिंग उसके लिए आसान नहीं थी। वो डैन की बात समझ सकता था। वो जिस भी खेल या स्पोर्ट्स में शामिल होता, अगले दिन ही छोड़ देता, क्योंकि उसमें दृढ़ता की कमी थी। सीहॉन ने उससे पूछा कि क्या वो सच में अपनी ट्रेनिंग छोड़ने वाला है। उसके शब्दों ने डैन के भीतर कुछ जगा दिया और उसने अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में पकड़े रहने का फैसला कर लिया। 2 महीने बीत गए। नायक सिक्योंग जोंग के ऑफिस में पहुंचा। इस बार वो रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले थे। सिक्योंग जोंग उस पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन डाविन ने उसका वार रोक लिया। इसके बाद उसके चेहरे की ओर एक मुक्का आया और डैन ने उसे दोनों हाथों से रोक लिया। सिक्योंग को तुरंत एहसास हो गया कि एमसी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका था। वो कमज़ोर बच्चा नहीं रहा था। डैन ने लगातार उसके हमलों को रोकना शुरू कर दिया और साफ सुथरे वारों से बचता रहा। यहाँ तक कि हुक किक भी अब पहले की तरह उस पर नहीं लग रही थी। आखिरकार ये लड़ाई दिलचस्प होने लगी थी। सिक्योंग डैन की ओर झपटा, लेकिन उसके जबड़े पर एक जोरदार वार खाया। अगर वो अब भी इस लड़ाई को खेल समझकर हल्के में लेता रहा तो वो खुद को हास्यास्पद बना देगा। इसलिए उसने अब पूरी गंभीरता से लड़ने का फैसला किया। ये देखकर उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। उसने लगातार हमले शुरू कर दिए और जब डैन कोने में फंस गया तो उसने फ्रंट किक से जवाब दिया। सिक्योंग जोंग ने फिर हमला किया और डैन के चेहरे पर एक जोरदार वार किया। चोट लगी जरूर, लेकिन पहले जितनी नहीं। डैन ने मुक्के से जवाब दिया, मगर सिक्योंग ने दिशा बदलते हुए एक किक मारी और फिर सीधे उसके लिवर पर वार किया। डैन पीछे हटने को मजबूर हुआ और तभी सिक्योंग ने उसके चेहरे पर घुटना मारने की कोशिश की। डैन ने उसे भी रोक लिया, उसे धक्का देकर दूर किया और अब खुद लगातार वार करने लगा। उसने सिक्योंग के पलटवार को झेला और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। फिर उसने अपनी क्रिटिकल स्ट्राइक अखिल्ले कर दी। अगला ही पल लड़ाई का फैसला कर चुका था। डैन जीत गया और उसने रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली। इसी बीच जुबाई के आदमी सिक्योंग जोंग के ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यून सेहन हान ने उनका रास्ता रोक लिया। वो किसी को भी उस लड़ाई में दखल देने नहीं देने वाला था। क्या वे सच में उसे हरा सकते थे? यान जोंग हान उनमें से किसी से भी डरने वाला नहीं था। उसने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो अभी चले जाओ या फिर उससे लड़ो। लेकिन डाविन का काम पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए वो यान जोंग हान के साथ वहां से निकल गया। दूसरी ओर जबाई अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। क्योंग जोंग ने बस इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा और उसे डैन की ताकत के पीछे छिपे राज का पता चल गया। बाद में पार्क में नायक ने उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने कार के ब्रेक काटे थे, लेकिन डाविन अब भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि वो व्यक्ति कौन था। फिर उसकी नज़र उस आदमी के कपड़ों पर गई। उसने उस व्यक्ति की जैकेट को ध्यान से देखा। जैसे ही एमसी ने उसे पहचाना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो जैकेट सन शेल्टर की थी, वही जैकेट जिसे उसके पिता ने खुद डिज़ाइन किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।